सड़कों पर पत्थरबाजों का राज और घरों में सिमटी आवाम, पोलिंग बूथ पर है सन्नाटा। ये है हाल धरती की जन्नत कश्मीर का। अब कश्मीर के लोगों का मन कश्मीर के नेताओं पर से उठ गया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही क्यों नहीं। अगर केंद्र सरकार के लिए कश्मीर एक चुनौती है तो दूसरी चुनौती है सरहद पार कुलभूषण जाधव। क्या कुलभूषण जाधव जो एक भारतीय नागरिक है वाकई में पाकिस्तान में जासूसी कर रहा था या एक ये पाकिस्तान की सेना की कोई नई चाल है? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इंडिया दिस वीक में, पर सबसे पहले हमारी खास मुलाकात फारूक अब्दुल्ला के साथ। 2% मतदान का क्या मतलब है और क्या श्रीनगर का उपचुनाव रद्द कर देना चाहिए? हमारे साथ हैं श्रीनगर के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। फारूक साहब, ये बोला जा रहा है कि ये जो चुनाव है इसका कोई मतलब नहीं है, 2% मतदान आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो 38 बूथ्स का है, बूथ्स 1500 से ज़्यादा हैं, उनमें 7% आया। इन मुश्किल हालात में भी अगर वो आए हैं तो वो तो अपनी जान हथेली पे आके वोट डाला है उन्होंने, तो क्यों उसको मत रद्द किया जाए? डेमोक्रेसी में वो 2% भी हो, 1% हो, मतदान हो गया। आपको लगता है कि ये चुनाव ऐसे रहना चाहिए, 2% हो तब भी? क्योंकि पूरी जो जनता है उसने अपना मत नहीं दिया है, उन्होंने वो क्या चाहते हैं उन्होंने नहीं बताया। और आपने कभी मालूम किया वो जनता क्या चाहती है? किसी ने किया कोशिश? किसी ने नहीं की। इसीलिए ये हालत यहाँ तक पहुँची है। 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ी हुकूमत, उस वक्त 29% हुआ था और इन 2 साल में ये 7% पे पहुँच गया। ओमर साहब ने ये सवाल उठाया है कि श्रीनगर में तो हमने चुनाव करे, अनंतनाग हमने शिफ्ट कर दिया, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये था क्योंकि इनका भाई जो है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो हारने वाला था, इसलिए लॉजिक यही किया। बाकी बहाना किया कि हालात ऐसे। यहाँ हालात ऐसे नहीं थे। क्या ज़रूरी था श्रीनगर का चुनाव करना? आपने एक बड़ा पार्लियामेंट सिर्फ 2 साल की थी। आपने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। आपने कहा जो पत्थरबाज हैं ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। आर्टिकल 3 ऑफ द JNK कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो पत्थरबाज हैं ये कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं? ये मुल्क नहीं है क्या? ये वतन नहीं है? कश्मीर वतन नहीं है? हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो वतन कहते हैं, तो क्या उसमें मुश्किल है? तो ये आज़ादी मांग रहे हैं, क्या डिफरेंस? ये आज़ादी मांग रहे हैं, कहते हैं कि हम भारत से आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी मांगते हैं, मगर आज़ादी मांगते हैं, पर साथ साथ मुल्क की भी बात कर रहे हैं। आपने इनसे बात करने की कोशिश की कि क्यों आज़ादी मांगते हैं? इनके दर्द को देखने की कोशिश की? जब पतगांवकर साहब भी आए थे, इंटरलोक्यूटर्स आए थे, उनकी रिपोर्ट आई, उस पर कोई एक्शन हुआ? अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, 2 साल पहले गया था, उनमें जो रिपोर्ट की उस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई सर, पर आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल देखे जाते हैं। ऐसे लगता है घी डाल रहे हैं आप आग में इस वक्त। मैंने कभी घी आग में नहीं डाला है, मैं खुद मरा हूँ, मैंने आग नहीं डाली है। और ये जो आग डालने वाले हैं वो वही हैं जो ये बातें करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि किस सिचुएशन में हम रह रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं हम। मुझे तो ख़तरा इस बात का है कि कहीं कश्मीर मुल्क से निकल ना जाए अगर ऐसे हालात रहे। आपको क्या लगता है कि इस हालात जो ये ऐसे हैं, सरकार ने कहा था जब BTP BJP का गठबंधन हुआ था, जब इन्होंने अलायंस किया था, उन्होंने कहा था कि हम बातचीत से हल निकालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे। ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा? ये उनसे पूछिए। हम भी तो उनसे यही पूछते हैं कि साहब इतने सालों से आप हुकूमत में हैं, जो आपका वर्किंग एजेंडा था उस पर आपने अमल क्यों नहीं किया? क्या वजह है कि आपने वहाँ स्टेक होल्डर से बात नहीं की? आपने खुद कहा कि हम हुर्रियत से बात करेंगे, कहाँ गई वो बात हुर्रियत से? आपने कहा साहब हम पाकिस्तान से भी बात करवाएंगे, क्या हुआ उसका? सर, आप ये भी बोल रहे हैं कि ये सेक्युलर वर्सेस कम्युनल की लड़ाई है, पर अगर पत्थरबाजों की बातें देखा जाए तो वो इस्लाम की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है और भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि पत्थरबाजों को अब पाकिस्तान की तरफ से रेडिकलाइज करा जा रहा है और इस्लाम की बात बोल रहे हैं। अभी तक आज़ादी थी, अब आज़ादी से इस्लाम की तरफ पहुँच गए हैं। तो ये कम्युनल कौन है, सेक्युलर कौन है, सवाल ये उठाया जा रहा है। रिपोर्ट लिखना बहुत आसान है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना भी आसान है। कंट्रोवर्सी आप लगता है आप क्रिएट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं क्रिएट कंट्रोवर्सी। अगर इन लोगों ने उन रिपोर्टों पे एक्शन किया होता तो ये हालत होती?
यानी कि आपको लगता है कि ये रिपोर्ट्स थी और सरकार जानती थी कि ये इस तरफ कौन सी तरफ दिशा में जा रहे हैं और सरकार ने इनको जाने दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने जाने नहीं दिया। सरकार ने जो वोट लिए, जो पीडीपी ने वोट लिए, उन्होंने लिए वोट लोगों से कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। फिर क्या वजह हुई कि मुफ्ती साहब उसी से हाथ मिलाया जिनके खिलाफ वो कर रहे थे? यही तो गुस्सा है लोगों में वहाँ पे कि उनसे विश्वासघात किया गया, जबकि कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको सपोर्ट देने को कहा था। 12 कांग्रेस के थे और 15 हमारे थे, और जो वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन कर रहे थे। और हमें कोई हुकूमत की सीट नहीं चाहिए थी, एक स्ट्रांग हुकूमत होती। हमने आज तक बोला है कि ये इंडिया का मसला है, ये इंटरनल हमारी प्रॉब्लम है कश्मीर जो है। आप कहते हैं कि यूएस को इसमें दखल देना चाहिए, इसकी वजह क्या है? साहब, इंटरनल प्रॉब्लम है। इस इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? ये लोगों को बताइए, भारत के लोगों को बताइए क्या कदम उठाया। पर क्या सुनिए, एक ये, जब पाकिस्तान से आप पानी का झगड़ा था तो किसने सॉल्व किया? उस वक्त अमेरिका आया, मैकनमारा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, और उससे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थे अमेरिका के, वो आए, और मरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बातें पुरानी हो गई हैं, ये बातें पुरानी हो गई हैं, पंडित नेहरू की बातें। उस वक्त अगर आप अमेरिका को ला सकते हो और उस वक्त अयूब खान के साथ आप इसको सुलझा सकते हो, पर सर बात तब से अब तक में बहुत फर्क आ गया है। कोई फर्क नहीं आया उस वक्त। और अगर आपने जो सजेशन दिया है कि अमेरिका को इसमें आना चाहिए, यानी कि मैंने ये कहा कि पहले खुद कोशिश करो, पहले खुद करो। पर ये तो अगर बहुत तुमसे नहीं हो सका, आज 70 साल से तुमसे नहीं हो सकेगा, अगर अब नहीं होता तो क्या परवाह है कि अगर किसी को लाएंगे और वो बात करें। पर ये तो बहुत ही डेंजरस बात आप कर रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को अगर हम दखल देने की इजाज़त दे रहे हैं तो फिर हम यूएन में क्यों नहीं जाते, हम प्लेबिसाइड क्यों नहीं करते, जो पाकिस्तान इतने दिनों से बोल रहा है? फर्क क्या है? करिए प्लेबिसाइड, अगर आप उसके लिए तैयार हैं करिए, कौन रोकता है आपको? मैं तो नहीं रोकता। आप तो वही बातें कर रहे हैं जो कश्मीर का जो वोटर है, प्लेबिसाइड करो। आप वो बातें कर रहे हैं जो कश्मीर का वोटर सुनना चाहता है। मैं वो बात नहीं करता, मुझे वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी वोट में ये नहीं किया जिस तरह इन्होंने यहाँ किया यूपी में, हिंदू राष्ट्रीय और हिंदुओं को दूसरे के खिलाफ किया। और ये हिंदू नहीं देश नहीं है, ये सेकुलर देश है। किन्होंने किया यूपी में? जो हुकूमत चलाते हैं दिल्ली में, उन्होंने मजहब को इस्तेमाल किया, आज भी कर रहे हैं। उसी मजहब को इस्तेमाल करके वो गुजरात का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला वो चीज़ नहीं कर रहा है। मैं मजहब का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फारूक साहब, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन वादी के लोगों के लिए मात्र एक धोखा है, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए? क्या ये एक बड़ी वजह है वादी में और कश्मीर में आतंकी लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों है और आगे का रास्ता क्या है? आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सामने सुरक्षा बल और उन पर पत्थर बरसाते युवक। कश्मीर की सड़कों पर ऐसा ही संग्राम देखने को मिल रहा है। ये गुमराह युवा गुस्से में है और इनके गुस्से को सियासतदां के बयान से हवा मिल रही है। ये समझ जाए, उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। सुधारना है तो इस वक्त गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जाना चाहिए। कश्मीर में बिगड़ते हालात का असर श्रीनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी दिखा है। पिछले 27 साल में सबसे कम पोलिंग हुई है कश्मीर में। मात्र 7.1% लोगों ने वोट डाला। जब 38 बूथों पर दोबारा रीपोलिंग हुई तो उससे भी कम 2% के करीब लोगों ने वोट डाला। मेरे ख्याल ये तो पत्थरबाजों को भी नहीं पता कि उनके क्या इरादे हैं, क्योंकि एक कियोस और एनार्की फैली हुई है कश्मीर वादी में, और उसके कारण ज़्यादा ये हैं कि एक कई सालों से एक फिजा बनाई जा रही थी कश्मीर के अंदर। खराब हालात के बीच अनंतनाग सीट पर मतदान को मई के लिए टाल दिया गया है। अनंतनाग पीडीपी के लिए प्रतिष्ठित सीट है। सीएम बनने के बाद इस सीट को अपने भाई के लिए छोड़ दिया है महबूबा मुफ्ती ने।
सूत्रों के मुताबिक हार के डर से पीडीपी ने वोटिंग को स्थगित करवाया है, लेकिन 1951 के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक कितनी भी कम पोलिंग हो, चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने कश्मीर में पोलिंग की सिफारिश की थी, जबकि गृह मंत्रालय हालात को देखते हुए मतदान के पक्ष में नहीं था। अभी भी बात बिगड़ी है, लेकिन उतनी नहीं बिगड़ी है कि भारत सरकार कहे कि हम बातचीत करना चाहते हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो लोग तैयार नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि लोग तैयार होंगे। इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीर घाटी में प्रोपेगेंडा के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में युवकों का रेडिकलाइजेशन हुआ है, कट्टरपंथ हावी हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका सामने आ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक कश्मीर में 2014 में 30% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। 2015 में ये बढ़कर 70% हो चुका है। आतंकियों की भर्ती में भी इजाफा हुआ है। 2013 में मात्र 18 लोकल आतंकियों की भर्ती हुई थी। 2015 में यह आंकड़ा 83 पहुंच गया। कश्मीर में बदलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले पत्थरबाज आजादी की बात करते थे, अब इस्लाम के नाम पर जंग होती है। I think the problem, that is one reason why we have never actually settled Kashmir. We've come close, we've discussed it, but we haven't actually settled it. One reason is because there are very strong institutional interests and domestic political interests in Pakistan, which have an interest in at least a controlled level of hostility, a managed level of hostility between India and Pakistan. Pakistan Army is only one of it. बिगड़ते हालात के बीच कुछ अहम सवाल हैं कि आखिर घाटी में हालात कैसे सुधरेंगे। विरोधियों का आरोप है कि पूरे मुद्दे को लेकर अब तक सरकार की नीति साफ नहीं है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया तनाव पैदा हो गया है। क्या पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाकर सही किया? और अब भारत क्या इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समूह के सामने ले जा सकता है? और अगर लेके गया तो क्या हमें कुछ सफलता मिलेगी? भारत के सामने क्या विकल्प हैं? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्ते और तल्ख हो चुके हैं। बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा। हालात बिगड़े हैं। पाकिस्तान में इंसाफ के कत्ल पर बिना सबूत के भारतीय कुलभूषण जाधव को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। जहाँ तक उन्होंने हमसे पूछा है मदद करने की बात, ये तो बहुत छोटी बात आपने कही है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। जाधव के खिलाफ पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने सजा का ऐलान उस वक्त किया है जब पाकिस्तानी मीडिया में एक पूर्व ISI ऑफिसर के अगवा होने की खबर आई। नेपाल के लुम्बिनी से यह ऑफिसर गायब है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बेशक इसमें अटकलें ज़्यादा हैं और सच्चाई कितनी है अभी तक हमको नहीं मालूम, लेकिन एक उनके अधिकारी को ISI के अधिकारी को वो गायब हो गया है और उनका ये माना जा रहा है कि वो भारत की हिरासत में है और शायद इमीडिएट जो प्रोवोकेशन थी पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो स्पाई वर्सेस स्पाई वाला खेल चल रहा है उसमें उनकी ये कोशिश है कि अपनी जो बाजी है उसको थोड़ा सा जो दाव है उसको बढ़ा दिया है उन्होंने। भारत के लिए ये अच्छी बात है कि कुलभूषण जाधव के संबंध में पाकिस्तान के डोजियर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तानी PM के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अपनी बयान से पलट गए हैं। सरताज अजीज ने कहा था कि जाधव से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास। कुलभूषण जाधव was found in possession of an Indian passport issued by the government of India. इसके अलावा पाकिस्तान में जर्मनी के राजदूत गुंटूर मुलक भी बयान से पलट चुके हैं। मुलक का कहना था कि हो सकता है तालिबान ने जाधव को अगवा किया हो। अटकलों और कयासों के बीच अहम सवाल ये है कि भारत के पास विकल्प क्या है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिससे जब हम निकल जाते हैं तो लगता है कि अच्छा कैसे निकल गए, लेकिन निकल जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई अनहोनी नहीं तो मैं मानता हूँ कि इस समय जो प्रयास हो रहा है उसमें भी जाधव से जुड़े बहुत सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान को देना है। आखिर जाधव को मिलिट्री कोर्ट ने क्यों सजा दी? भारतीय अधिकारियों को क्यों उनसे मिलने नहीं दिया गया? सवाल ढेरों हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान पर सही जवाब देने का दबाव बन पाएगा? दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
आईसिस का खात्मा करने के लिए अफगानिस्तान पर एक बॉम्ब फेंका जो परमाणु हथियार से कुछ कम नहीं था। उधर सीरिया पर जहरीली गैस छोड़ी गई, हजारों मासूमों की जान गई। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर पेश होंगे कुछ नए सुलगते मुद्दों के साथ। इसी दिन इसी वक्त देखते रहिए न्यूज़ नेशन।